हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। लॉज ऑफ मोशन का ये दूसरा वो सेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन जिनसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। पहला वाला वीडियो भी ऐसा ही था जिसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे न्यूमेरिकल के फॉर्म में। ये वाला वीडियो भी बिल्कुल वैसा ही है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, साथ में क्वेश्चंस लगते चलेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, कॉपी में अपनी नोट जरूर कर लेना इसको क्लास के होने के बाद, ठीक है। दूसरी चीज कि जो थ्योरी वाला लेक्चर था वो वाले भी आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, और आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे हमारे उनमें फोर्स की बची हुई जो थ्योरी है वो भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये जो सेशन है ये नीट और जेईई मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो लोग 11th क्लास में हैं इस साल वो लोग तो बिल्कुल एकदम इसको घोंट के पी जाएं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मिल रही है, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और कर देना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p starting at time t is equal to 0 of force F is equal to kt acts in the same direction on the moving particle during time interval t। ओके, टाइम t तक ये वाला फोर्स किसी पर लगता है, किसी पर, ठीक है, जिसका मोमेंटम पहले से कितना है, इसका मोमेंटम है स्मॉल p, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है हियर k इज अ कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ t इज। देखो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पार्टिकल पे, जैसे ये तुम्हारा कोई पार्टिकल है, ये अभी जा रहा है, इसका जो मोमेंटम है वो है p, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से, F एक्सटर्नल लग रहा है मान लेते हैं। अब ऐसे करके, अब दूसरी चीज, थोड़ी थोड़ी दूर बाद में चलते हुए इसका मोमेंटम हो जाता है 3p, इसका मोमेंटम हो गया 3p, और इस दौरान जो समय लगा वो तुम्हारा कितना लगा, वो लगा कैपिटल T। तो तुमसे पूछ रहा है कि कैपिटल टी क्या है, मगर जो फोर्स दे रखा है वो उसने दे रखा है केटी। अब जो केटी दे रखा है मतलब डायरेक्ट उसने वैल्यू नहीं दी है, उसने कुछ इस तरीके से दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक चीज तो जानते ही हैं, और वो ये जानते हैं कि जो एफ एक्सटर्नल होता है ना, एफ एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये आप लोगों ने सिखा ही होगा, है ना। अच्छा दूसरी चीज, तो यहाँ पे अगर हम लोग डी पी इक्वल टू निकाल लें तो दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और dt, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगेगी p से, तो ये होगा p से 3p की तरफ, और ये तुम्हारा f एक्सटर्नल है ना, तो ये 0 से t की तरफ, ये चीज। बस फिर क्या बचा, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तो p लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको p से, स्मॉल p से 3p की तरफ ले जाएंगे, और उसके बाद में हमारा f एक्सटर्नल, तो f एक्सटर्नल तुम्हारा लिखा है kt, और ये तुम्हारा हो जाएगा dt, तो ये 0 से कैपिटल T तक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3p माइनस p, ठीक है ना। ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी, 3p माइनस p। देखो इंटीग्रेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको क्लास में भी सिखा चुका हूं और पुरानी वीडियोस में भी सिखा चुका हूं। यहाँ पर k तुम्हारा बाहर आ जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगी तुम्हारी वो लग जाएगी 0 से t, तो यहाँ पर ये हो जाएगा k इंटू टी स्क्वायर माइनस 0, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अब इसी तरीके से हो जाता है। यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 2p और दिस विल बी इक्वल टू के टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 था, अपॉन 2, तो यहां से ये हो जाएगा 4p अपॉन k, तो यहां से t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4p अपॉन k, तो यहां से जो t बराबर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट p अपॉन k हो जाएगा, है ना, ये चीज। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर मैच कर रहा है, 2 रूट पी अपॉन के, तो यहाँ पर ए पार्ट हमारा सही है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये इंटीग्रेशन है, इसकी बेसिक इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला होता है जब हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, मान लेते हैं टी की पावर n लिखा है और dt लिखा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो
तो जो ये वेरिएबल है वही ये वेरिएबल होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहाँ पर n एक नंबर है, तो ये जो वैल्यू होती है इसकी, तो यहाँ से t की पावर n+1 और अपॉन n+1 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। मगर मान लो जैसे कभी कभी लिमिट अप्लाई करने के लिए बोल देता है, जैसे लिमिट अप्लाई करने के लिए बोल दिया, मान लेते हैं कि जैसे सपोज दैट a से b लिखा है, मान लो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, जहां तक कोई भी चीज स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है। तो ऐसे केस में हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, और नीचे वाला यहाँ पर a लिख देते हैं और नीचे यहाँ पर b लिख देते हैं ऊपर। तो यहाँ पर ये होता है कि जो वेरिएबल था उसकी जगह पर अपर लिमिट रख देनी है, माइनस का साइन लगा देना है, बाद में इसको वेरिएबल की जगह पर a को लोअर लिमिट को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे b की पावर n+1 अपॉन n+1, अच्छा, माइनस फिर बाद में a की पावर n+1 और अपॉन n+1। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये कुछ मतलब बेसिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अ बैलून ऑफ ग्रॉस वेट W इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच इज लेस देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज ओके। एक यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर कभी भी कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रहा है। और अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, इट मींस कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। या ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स जीरो होने पर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो एक मान लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि ये तुम्हारा कोई बैलून है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई लड़का जो है ना वो इस तरीके से इसको पकड़े हुए है। अच्छा, और कह रहा है कि इसका जो वेट है वो तुम्हारा कितना है, इसका जो वेट है वो है W नीचे की तरफ। अच्छा, और कह रहा है कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिर रहा है, ए से, ये ए से नीचे की ओर गिर रहा है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला एयर ड्रैग कितना होगा, तो एयर ड्रैग मान लेते हैं। जो एयर ड्रैग हम लोग बोलते हैं उसी को एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, है ना। वो मान लेते हैं, वो है एफ आर मान लेते हैं, मतलब एयर फ्रिक्शन ही तो है तरीके से। तो अब यहां पर देखिएगा, तो यहां पर इसका वेट कितना है नेट, वो है W। चलिए ठीक है, तो नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा, नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स होगा W = mg होता है ना। तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, इसका हम अगर FBD बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम, तो एक चीज देखिएगा, नीचे की तरफ लगने वाला इसका फोर्स है तुम्हारा mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रहा है एयर फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ लग रहा है एयर फ्रिक्शन Fr। मगर ये जा किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ, ये A से जा रहा है, और इसका मास कितना है, इसका मास है मान लेते हैं m। तो ऐसे केस में हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे जो नीचे नेट फोर्स है ना वो नीचे की तरफ ज्यादा है, इसी वजह से वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहां से जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा बनेगा mg माइनस एयर ड्रैग, एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, यहां से हम लोग एफ आर बराबर निकालेंगे, तो एफ आर हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए। अच्छा ठीक है, mg माइनस एम ए हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे, ठीक है, m या mg मैंने कॉमन ले लिया, mg कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एम ए अपॉन mg, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर m से m तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये m से m कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर क्या बचेगा यहाँ पर, तो एफ आर दिस विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या था, W था, ये हो गया 1 माइनस, और ये हो गया A अपॉन G, ये तुम्हारा आंसर आ गया इस तरीके से। तो सिंपली ये फोर्स बैलेंसिंग था, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन का, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन था। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो तुम्हारा कौन सा है, W × 1 माइनस A अपॉन G। तो C पार्ट यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, है ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड। ओके, एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है ना, हाँ, इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स है, मान लेते हैं कितना है, F मान लेते हैं, ठीक है ना, हाँ,
एफ है। अगर किसी की स्पीड जो है ना वो मान लेते हैं पहले कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड से इसने कितनी कर दी 3.5 मीटर पर सेकेंड कर दी। अच्छा ठीक है। और उसके बाद में कह रहा है डेल्टा टी तुम्हारा कितना हो गया 25 सेकेंड हो गया। 25 सेकेंड ठीक है ना, हाँ 25 सेकेंड हो गया। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एफ एक्सटर्नल। तो यहाँ से ये चीज तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से हम लोग इसको m तुम्हारा कितना है, m मास कितना दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। 3 kg मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u, यहाँ से डेल्टा निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 हो गया अपॉन डेल्टा टी तुम्हारा कितना है 25, तो 25। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इस तरीके से। सिंपली हम लोग इसको अगर देखें 5 तरीका 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 5, 0.9 अपॉन 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 90 इंटू 10 टू दी पावर -2 ऐसे लिख लो, अपॉन 5 लिख लो। तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2 और ये आंसर आ जाएगा 0.18 न्यूटन। तो 0.18 न्यूटन ये आपका आंसर आ गया। तो सही जवाब हो जाएगा सी पार्ट, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा सी पार्ट। आप लोग देख सकते हैं एक बार इसको, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल वही है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है ना। तो ये वही चीज है एग्जैक्टली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा लैंग्वेज वाला है, लिंग्विस्टिक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन स्टेटमेंट तुम्हारा कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली। स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली तो नहीं होता है, ओनली तो नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड क्या कह रहा है आपका, सेकंड कह रहा है द बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है एक्चुअली में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है बट फर्स्ट वाला सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। तो यहां पर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां पर ये हमने पहचान लिया। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इन क्रैश टेस्ट, ओके क्रैश टेस्ट समझना। देखिए जब कभी भी कोई भी नई गाड़ी जब बन के रेडी होती है, कोई भी कार, और कार स्पेशली इसलिए उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है क्योंकि कार में इंसान बैठ के चलते हैं। एक 5 सीटर गाड़ी में 5 लोग बैठ के चलते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो चीज जिसमें 5 जिंदगियां एक साथ ट्रेवल करती हैं। तो इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए पहले क्रैश टेस्ट करवाया जाता है गाड़ी बनाने के बाद उसका टेस्ट, कि देखिए अगर कभी हिट करती है गाड़ी तो कितना परसेंट चांस बनते हैं कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स सेफ रहेंगे। उसके बेसिस पर उसे सेफ्टी रेटिंग मिलती है और वही यहां पर करवाया गया है। तो क्रैश टेस्ट में क्या हुआ कि जैसे कोई गाड़ी है, ये यहां पर एक हिंड्रेंस होता है जहां पर गाड़ी जाकर के टकराती है, और मान लेते हैं कि यहां से इस तरीके से, और ये कार जो है ना ये इस तरीके से जाती है। तो इसका जो मास है यहाँ पर, इसका जो मास है वो है तुम्हारा 1500 kg, ठीक है। अब तुमसे ये कह रहा है कि एक वॉल से टकराती है आगे जाकर के, ठीक है। इनिशियली एंड फाइनल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है vi, और जब ये यहाँ पर टकराती है, ये जब ये टकराती है इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे, है ना, तो ये यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी उस समय होती है v फाइनल। तो v फाइनल जो इसकी वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल हो गई, ये v फाइनल हो गई। तो v फाइनल हो गई 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये कितनी थी, ये थी -15 मीटर्स पर सेकेंड आई का, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में तरीके से जा रही थी, ठीक है।
द कोलिजन लास्ट, कोलिजन जो होता है वो कोलिजन इतने सेकंड में हो जाता है 0.15 सेकंड में, 0.15 सेकंड में कोलिजन हो जाता है। ये यहाँ पर टाइम लगता है कोलिजन का 0.15 सेकंड। फाइंड द इंपल्स कॉज्ड बाय द कोलिजन। देखिए एक बात मैंने आपको लोगों को क्लास में भी बताया था, इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, इंपल्स इज इक्वल टू मतलब जे इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपल्स दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो यहां से ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। हाँ ये हो जाएगा यहां से। अब इसका मास कितना है 1500 इंटू वी फाइनल कितना है 5i कैप, है ना, माइनस ऑफ माइनस 15i कैप, है ना। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 20i कैप एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना 15 to the 30 और ये हो जाएगा 000 i कैप एंड दिस विल बी न्यूटन सेकेंड, 30,000 न्यूटन सेकेंड। और ये इसका चेंज आएगा, मतलब ये इंपल्स इतना जनरेट होगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इंपल्स। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर, राइट। अब चलते हैं आगे की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास m is equal to 1 kg falls from a height h is equal to 20 मीटर from the ground level। कोई बॉडी है 1 किलोग्राम उसका मास है, 20 मीटर की हाइट से गिरती है नीचे की तरफ, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब उसको ड्रॉप किया जाता है, किसी भी बॉडी को जब ड्रॉप किया जाएगा, देखिए अब मान लेते हैं यहां से इसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, यहां से इसको ड्रॉप किया गया, ड्रॉप। जब फिजिक्स में अगर कभी ड्रॉप वर्ड लिखा हो तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। और जब ये यहां पर आकर के जमीन पर गिरती है, जब ये इसको हिट करती है, इस समय इसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल टू √2gh, ठीक, v इक्वल टू √2gh। तो यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 इंटू 10 इंटू 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब इसकी वेलोसिटी जो निकल करके आती है वो आती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से आके यहाँ टकराती है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज मोमेंटम में चेंज कितना का आएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी दिस इज इक्वल टू m डेल्टा v, है ना। अच्छा, तो यहां से डेल्टा पी विल बी इक्वल टू m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। यहां पर जो v इनिशियल था, v इनिशियल दिस इज इक्वल टू 0 माइनस जे कैप, माइनस जे मैंने नीचे लिख लिया इसलिए क्योंकि नीचे जा रहा है। यहाँ पर v फाइनल यहाँ पर कितना लिखेंगे 20 ऑफ माइनस जे कैप, 20 इंटू माइनस जे कैप। तो यहाँ पर यही चीज हम लोग लिखने वाले हैं। तो मास कितना है 1 kg है और तुम्हारा v फाइनल तुम्हारा कितना है -20 जे कैप, है ना। और ये माइनस ऑफ और ये हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा -20 जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा इतना न्यूटन सेकेंड, ये आंसर आएगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो अब देखो एवरेज फोर्स कितना लगा, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लो पहुंचने का, ठीक है ना। तो टाइम यहां पर हो जाएगा u/g, ठीक। तो यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे जमीन पर पहुंचने का, और टाइम निकालने मतलब जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है हम लोगों को, तो टाइम हम लोग निकाल ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं v फाइनल दिस इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस g इंटू टी। तो यहाँ से v फाइनल तुम्हारा कितना है 20, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई t, तो t इक्वल टू तुम्हारा 2 सेकेंड।
तो 2 सेकंड का ये लगा, और तो एवरेज फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम मतलब -20 जेक अपॉन 2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा -10 जे कैप न्यूटन। अब ये -10 जे का मतलब ये हो जाएगा ऊपर की ओर फोर्स लगेगा इस पर, है ना, जो भी पत्थर आएगा तो जमीन से ऊपर की ओर तो फोर्स देगी, ठीक है। या ये बोले कि ये वाला जो है ना नीचे की तरफ फोर्स देगा, बॉल जो है ना वो जमीन पर इतना फोर्स लगाएगा, और एक्सपीरियंस्ड बाय इट हो जाएगा तो वो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है, पॉजिटिव। उसी कितना फोर्स मिला वो ऊपर मिलेगा तो वो प्लस की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, आगे चलते हैं। A disk of 10 grams is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below। देखो एक क्वेश्चन मैं समझ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। एक कोई भी एक मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक डिस्क है, बुक है, इसको ये यहीं पर रुकी रहे, इसके लिए कंपलसरी है कि इसे नीचे से फोर्स लगता रहे। नीचे से फोर्स लगता रहेगा तो ये उसका ऊपर से वेट लगने वाला बैलेंस रहेगा, ये रुकी रहेगी। ऐसे ही नीचे से पर सेकंड बॉल्स मारी जा रही हैं, नीचे से बॉल्स आ रही हैं, जैसे पानी का कोई फव्वारा हो, पानी का कोई फव्वारा हो और उसके ऊपर ऐसे किताब रख दो, पानी की खूब चौड़े 4 फव्वारे हों, एक कोने पे ऐसे लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बुक रख दो तो बुक रुकी रहेगी। बिल्कुल वैसे ही नीचे से बॉल्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर ढेर सारी बॉल्स जा रही हैं और वो इसको नीचे से आती हैं, उसको हिट करती हैं और उसके बाउंस हो जाती हैं, और इसका जो वेट होता है वो नीचे लग रहा होता है, मगर बॉल्स इसको ऊपर मार करके इसको यहीं पर मेंटेन रखती हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, नीचे से बॉल जाएगी, ऊपर टकराएगी, वो फिर नीचे आएगी, तो कुछ मोमेंटम लेकर के जाएगी, कुछ मोमेंटम लेकर के आ जाएगी। तो इसका मोमेंटम में चेंज निकाल लो, किसका, एक गेंद का। मान लो मास m से गई है, मास m है उसका, v वेलोसिटी से गई है मगर -v से वापस आ गई, क्योंकि बोल रहा है कि वापसी में सेम वेलोसिटी से आती है, मतलब सेम स्पीड से वापस आती है मगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मोमेंटम पहले तो इनिशियल था mv, वापसी में हो गया -mv, तो मोमेंटम चेंज कितने का हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -mv -2mv। तो एक बॉल का मोमेंटम हमें पता चल गया, चेंज हो गया। तो यहां पर कितनी गेंदें जा रही हैं पर सेकंड में, 10 गेंदें जा रही हैं, 10 गेंदें, तो 10 का मल्टीप्लाई करा दो, 10 गेंदों का टोटल मोमेंटम में कितना चेंज हुआ होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय -2mv, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना मोमेंट चेंज हुआ है, तो 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना ही फोर्स होगा, उतना ही फोर्स नीचे से ऊपर लगा है, और इसका वेट जो है ना वो उस फोर्स से बैलेंस हो रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। तो देखिएगा जरा, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा इस तरीके से, ठीक है। ये कोई डिस्क है इस तरीके की, इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ। तो यहां से मान लेते हैं कि कोई बॉल इस तरीके से ऊपर की तरफ गई, इसका मास है तुम्हारा m और ये तुम्हारा v से गया, और ऊपर से जो बॉल है ना वो तुम्हारी इस तरीके से नीचे की तरफ आ गई ऐसे करके, ठीक, ये -v से आ गई इस तरीके से। तो ऐसी 10 बॉल्स जा रही हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, है ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल, दिस इज इक्वल टू -mv, मतलब ये फाइनल मोमेंटम है माइनस फिर mv, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -2mv, ठीक है, ऑफ, हाँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 बॉल्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 बॉल्स, तो 10 बॉल्स का कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय -2mv एंड दिस विल बी इक्वल टू -20mv, ठीक है ना, इन 1 सेकेंड। हाँ, ये 1 सेकेंड में हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ये 1 सेकेंड में हो रहा है, 1 सेकेंड, ठीक। और जो 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज होता है वही तुम्हारा फोर्स होता है, ठीक है ना, वही तुम्हारा फोर्स होता है। तो F एक्सटर्नल जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा -20mv न्यूटन, है ना, ये इतने न्यूटन हो जाएगा। अच्छा,
और ये जो इसका ये जो वेट होगा, ये जो फोर्स होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, F एक्सटर्नल, ठीक है ना। और जो ऊपर का जो वेट होगा, इसका ऊपर का जो वेट होगा, वेट, ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा ना, ये तुम्हारा वेट से बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 20 MV, 20 MV। देखो यहाँ पर हम लोग अब माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस डायरेक्शन बता रहा था, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड। तो 20 M तुम्हारा कितना है, 10 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 10/1000, ठीक है। और वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, वेलोसिटी है अच्छा, डिस्क तुम्हारी उतने ग्राम की है, ओके, डिस्क है तुम्हारी 5 ग्राम्स की, ठीक है। 5 ग्राम की डिस्क है, सॉरी 10 ग्राम की डिस्क है और 5 ग्राम की बॉल्स हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, और 20, अच्छा ठीक है, कितने मीटर पर सेकंड से जा रही हैं ये, कितने, अच्छा वो तुमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 20 MV। अच्छा, अब ये तुम्हारा m तुम्हारा मास कितना है, इसका वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/1000, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहां पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो 1000 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 10 से ये तुम्हारा ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखें 2 5 10 और 10 इक्वल टू 10 सॉरी 10 इंटू वी, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू तुम्हारा 1 मीटर्स पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। फोर्स बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, फोर्स बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 kg स्टील बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल, अच्छा ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। कोई एक दीवार है इस तरीके की, ऐसे करके, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। दीवारें बहुत सारी होती हैं, हमने भी देखी हैं दीवारें, ठीक है। ये मान लेते हैं कि कोई एक चलिए ठीक है, यहाँ पर ये है कुछ ऐसा, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है दीवार पर। अब कह रहा है 3 kg की एक दीवार, 3 kg की एक बॉल है, ठीक है, 3 kg की एक बॉल है, कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे करके, अच्छा ऐसे करके, ऐसे यहां से कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा। तो ये जो गेंद आ रही है इस तरफ ऐसे करके, तो ये गेंद 60 डिग्री पर, 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ बॉल, तो ये तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये आकर के ये ऐसे करके टकरा रही थी आकर के, ठीक है। फिर बाउंसेस विद द सेम स्पीड, मान लेते हैं कि ये u से आ रही थी, और ये जब ये वापस जाएगी तो भी ये सेम स्पीड से ही वापस जाएगी, ऐसे करके, ठीक है, सेम स्पीड से ही वापस जाएगी इस तरीके से, ऐसे करके। और ये मान लेते हैं ये है u, और इसका जो मास है वो है तुम्हारा m, और इसका मास है वो है तुम्हारा m, ठीक है। इफ द बॉल वॉज इन कॉन्टेक्ट फॉर द 0.2 सेकेंड्स, तो 0.2 सेकेंड्स के लिए, ये 0.2 सेकेंड्स के लिए टच में आई है, अच्छा ठीक है। तो बॉल से इस पर फोर्स कितने का लगा है, चलिए बहुत अच्छा है। ऐसे केस में देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट होते हैं इसके वेलोसिटी के, समझिए। इसका एक कंपोनेंट ये होता है, और ये वाला जो एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये वाला अगर 60 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ये बोले कि जो ये वाला एंगल होता है ये तुम्हारा 60 डिग्री का होता है ना, ये और ये 60 डिग्री का, ये वाला होगा 30 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का जो ये वाला एंगल होगा, इसका ये कंपोनेंट होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा u cos 60 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा u sin 60 डिग्री, है ना, u sin 60 डिग्री। और ऐसे ही तुम्हारा ये वाला, इसका ये वेलोसिटी वापस आएगी, ये 60 है तो ये भी तुम्हारा 60 ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज तुमसे कह रहा है, तो यहां से तुम्हारा ये u sin 60 हो जाएगा, यहां पर भी u sin 60 डिग्री, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा माइनस से, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे करके ये वाला इधर हो जाएगा u cos 60 डिग्री, ठीक है, u cos 60 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा, तो डेल्टा पी दिस विल बी इक्वल टू -2mu sin 60 डिग्री, है ना, sin 60 डिग्री, ये तुम्हारा मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
और जो फोर्स जनरेट होगा वो होगा तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा पी निकाल लें तो डेल्टा पी अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय एम। एम तुम्हारा है 3 kg और इंटू साथ में यू है तुम्हारा 10 मीटर्स पर सेकेंड और ये तुम्हारा sin 60 मतलब √3/2 तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 ये हो जाएगा -30√3 है ना, ये हो गया तुम्हारा। और जो तुम्हारा 0.2 सेकेंड्स के लिए है ना, तो फोर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30√3 अपॉन 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150√3 न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो हम लोग इसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट एक्चुअली में हमको लेने होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों को कंपोनेंट लेने होते हैं। तो याद रखिएगा ये कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट से हम लोग निकालते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वर्टिकल वाला अगर जो हम लोग कंपोनेंट लेंगे ना, वर्टिकल ये वाले यू cos थीटा वाले, ये घट के 0 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ड्यूरिंग अ हैवी रेन हेलस्टॉर्म्स ऑफ एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई मतलब एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस है तुम्हारा वो है एवरेज साइज 1 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब, ये इसका डायमीटर हो गया। तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो रो इंटू वी हो जाएगा तुम्हारा। रो क्या है, इसकी डेंसिटी। तो यहां से हमको चलो मास आ गया निकल करके, ठीक है। अब किस वेलोसिटी से जा रहे हैं ये जा करके, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है तुम्हारी 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहे हैं। और कितने जा रहे हैं, 1 सेकेंड में 200 हेलस्टोन्स, है ना, स्ट्राइक्स एवरी, अच्छा एवरी, ओके, एवरी इतने एरिया, ठीक है, और पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टोटल मास कितना जा रहा है 1 सेकेंड में, टोटल मास नीचे की तरफ जा रहा है n इंटू स्मॉल m, है ना, 1 सेकेंड में, ठीक है। और 20 वेलोसिटी से जा रहा है, तो तुम्हारा फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये है तुमसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स निकालना है। चलिए तो यहां से हम लोग लिखेंगे टोटल मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, वी फाइनल तुम्हारा कितना है, शुरुआत में तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहे थे, मगर वो नीचे जाकर के धंस रहे थे, वो वापस नहीं हो रहा है। देखो स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड, ये वापस नहीं हो रहे हैं, जमीन पे गिर जा रहे हैं, बस गिर जा रहे हैं, है ना। तो यहां से इसका मतलब ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब टोटल मास हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया, स्मॉल n इंटू स्मॉल m तुम्हारा क्या हो जाएगा, और रो इंटू और वॉल्यूम तुम्हारा ये हो जाएगा v, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब 1 सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा मास, ठीक है, ये तो हो गया मास, टोटल मास। आई होप सो कि आप लोग ये चीज कवर कर रहे होंगे, है ना। ये तो हो गया टोटल मास। अच्छा, अब उसके बाद में वी फाइनल हो गया 0 माइनस ऑफ, और ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ, इनिशियल तुम्हारा कितना था 20, तो ये 20 हो गया अपॉन तुम्हारा टाइम तुम्हारा कितना हो गया, टाइम 1 सेकेंड में ये इतने मास गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको यहां से मल्टीप्लाई करा दें, n तुम्हारा कितना है 200, तो यहां से ये हो जाएगा मतलब -20 मल्टीप्लाइड बाय n, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा पर सेकेंड, मतलब फोर्स तो लगता ही है पर सेकेंड का, इतना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज कवर हो रही होगी, है ना। एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। एक हेलस्टोन नीचे गिरेगा, अगर 100 गिरेंगे तो एक साथ 100 का मास जमीन पे जाके टकराएगा,
और शुरुआत में इनका मोमेंटम 100 इंटू स्मॉल m इंटू वी, मगर जमीन पर जाने के बाद में टोटल मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि वो रुक गए, वहीं पर धंस गए जमीन पर, है ना। तो ये चीज हुआ। एरिया जो था वो तब हम लोग इसका यूज तब करते जब प्रेशर पूछ देता, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। डेंसिटी तुम्हारी दी हुई है, ये तुम्हारा रो दिया हुआ है, रो, है ना, और एन की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है 200 पर सेकेंड, और साथ में तुम्हारा रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम आ जाएगा, अगर वॉल्यूम आ गया है तो मास आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसे लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। A cylinder of weight W is resting on two inclined planes forming a V groove as shown in the figure. Ignore friction okay everywhere. Draw its ABD of the sphere. Calculate the normal reactions between the cylinder and the two inclined balls. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। यहाँ पर अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये जमीन है और यहाँ पर एक दीवारें हैं कुछ इस तरीके की, बीच में एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें बिल्कुल दूर से दिखाई दे रही हैं, और वो ये है, एक तो इसका नीचे की तरफ लगने वाला वेट दिखाई दे रहा है ना। इसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज हमें नॉर्मल रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस तरीके से दी जाएंगी, ऐसे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होती है इस तरीके से, और ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से भी हमें या ये ऐसे करके मिलेगी, यहाँ से पास होने वाली नॉर्मल रिएक्शन ऐसे कुछ इस तरीके से। तो आप जरा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन हमें ऐसे करके दिखेगी, ये इस तरीके से, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अच्छा, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन हमें ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से लगते हुए दिखेगी, ऐसे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है ना ये ऐसे दिखा देते हैं इस तरीके से, या चलिए ऐसे ही लगा रहने देते हैं, इसको ऊपर से ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पर कुछ इस तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एक FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक सेंटर इस तरीके से बना लिया, इसका ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में ऐसे करके लग रहा है, ये कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो फोर्स है वो तुम्हारा कुछ ऐसे लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो तुम्हारा कुछ ऐसे लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहीं पर कुछ इस तरीके से, हाँ, यहीं पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये हो गया, ऐसे हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक्सिस को इस तरीके से, ताकि हम लोग इसके कंपोनेंट करें और हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं। अब आप एक चीज समझिएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग बनाएं तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि ये वाला थोड़ा सा मैं बड़े एरो बना देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ये कुछ इस तरीके से समझना इजी हो जाएगा, ऐसे करके इस तरीके से, है ना। तो देखिए दोनों तरफ से वैल्यू जो होगी वो दोनों नॉर्मल रिएक्शंस की सेम होगी, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है तुम्हारा W। अच्छा, दूसरी चीज ये वाला जो तुम्हारा ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, तो ये भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ही बनेगा, और ये वाला भी तुम्हारा 60 डिग्री बनेगा, तो ये भी तुम्हारा 60 डिग्री ही हो जाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ से हम लोग इसके दो कंपोनेंट करेंगे ऐसे करके। एक कंपोनेंट तुम्हारा ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n cos 60 डिग्री, ठीक है, और एक ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा n sin 60, ठीक है, प्लस, और ये ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर भी हो जाएगा इसका, है ना, ये हो जाएगा प्लस n sin 60। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे, मगर ऐसे ही इसका एक कंपोनेंट तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n cos 60, ठीक, ऐसे। तो एक इधर आ रहा है इसका कंपोनेंट, एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वर्टिकल वाले एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वर्टिकल वाले बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n cos 60 डिग्री प्लस n cos 60 डिग्री, है ना, दिस विल बी इक्वल टू W। तो यहां से ये हो जाएगा 2n, और cos 60 की वैल्यू तुम्हारी होती है 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू W। इसका मतलब जो n हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वो तुम्हारे इसके वेट के बराबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक।
यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर था क्या, कुछ नहीं, बस कंपोनेंट्स करने थे, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना था, है ना भाई। ये गोला जो सिलेंडर रखा है वो आखिरकार है तो रेस्ट में ही ना, बस। तो यहाँ पर एक तो ज्योमेट्री की हेल्प लेनी होती है हमें एंगल पता करने के लिए। सही कंपोनेंट तभी कर पाएंगे जब सही एंगल पता कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, है ना। तो सेशन आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ, अपने स्कूल के दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, ये शेयर ज़रूर उन्हें करिएगा, कैसा लगा हमें ये भी बताइएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है ना। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।